हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेके ट्रैकर पर। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे सामान्य अध्ययन एमसीक्यूज वाली सीरीज़ है हमारी और उसका ये 22वां पार्ट है। और इसके अंदर भी हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और इसी साल का जो CHSL एग्जाम है उसके अभी हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं। उसके बाद हम और भी क्वेश्चंस को करेंगे प्रीवियस ईयर के। ठीक है, आपको पता है जीके काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में जीके पूछी जाती है, तो ऐसे प्रश्न आपको ज़रूर पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का, प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा में रचित शिलालेखों को किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए, जो राजाओं की प्रशंसा में लिखे जाते थे शिलालेख, उनको कहा जाता है प्रशस्तियाँ। ठीक है, आपको पता होगा, जैसा आपने सुना होगा कि जो प्रयाग प्रशस्ति है वो किसने लिखी है और किसके लिए लिखी है। तो प्रयाग जो प्रशस्ति है वो लिखी है हरिसेन ने। ठीक है, और हरिसेन किसका दरबारी कवि था, तो वो समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही आपने एक इलाहाबाद जो ऐहोल प्रशस्ति है, ठीक है, प्रयाग और इलाहाबाद तो एक ही हो गया। ऐहोल प्रशस्ति वो किसकी है, ऐहोल वाली जो है वो पुलकेशिन द्वितीय की है, जिसकी रचना किसने की थी, रवि कीर्ति ने। तो ये 4 नाम आपको ध्यान में रखने हैं और कौन कौन सी है। ठीक है, तो राजाओं की तारीफ में जो शिलालेख गढ़े जाते थे उनको प्रशस्ति कहा जाता था। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के सर्वाधिक समृद्ध मोनोजाइट भंडारों में से एक है। तो किस राज्य के अंदर मोनोजाइट के भंडार पाए जाते हैं, तो वो राज्य है यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है, केरल में। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, कौन सा पर्व असम के अहोम लोगों द्वारा प्रतिवर्ष 31 जनवरी को स्वर्गवासी लोगों की स्मृति में मनाया जाता है। तो देखिए, आपको एक प्रश्न यहाँ पर यह पूछा जाएगा, अहोम जो लोग हैं ये किस जनपद या किस राज्य के अंदर निवास करते हैं। तो अहोम लोगों का संबंध है असम के साथ। ठीक है, और ये जो स्वर्गवासी लोग हैं यानी कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी स्मृति में एक प्रतिवर्ष त्यौहार मनाते हैं 31 तारीख को। उस त्यौहार का नाम है मेडाम मेफी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मेडाम मेफी त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, असम में ये मनाया जाता है। अगला है, किस राज्य में FIR आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो FIR आपके द्वार ये जो योजना आई थी या जो ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था मध्य प्रदेश में। यानी कि इसके लिए अगर आपके साथ कोई घटना होती है, कोई दुर्घटना होती है, तो आपको पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। जो FIR दर्ज होगी, पुलिस ऑफिस जो स्टेशन होगा वहाँ से अफसर आएंगे और आपके घर पर आकर FIR दर्ज होगी। ठीक है, आपका जो बयान होगा वो घर पर आके दर्ज होगा। ठीक है, अगला है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। देखिए, बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है, देखिए टाइगर रिजर्व बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, बहुत जल्द हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम सभी राज्यों के जो महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है उनको हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यानों को। ठीक है, तो बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है इसकी लोकेशन है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को आपको पता है, इसको टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। और मध्य प्रदेश के अंदर और कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं या नेशनल पार्क हैं, वो है, एक है सतपुड़ा आता है यहाँ पर, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर है। एक आता है पेंच टाइगर रिजर्व, ये भी मध्य प्रदेश में है, लेकिन पेंच टाइगर रिजर्व का जो हिस्सा है ना, थोड़ा बहुत हिस्सा महाराष्ट्र में भी आता है। तो अगर ऑप्शन में मध्य प्रदेश ना हो तो आप महाराष्ट्र टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में हो तो फिर आप मध्य प्रदेश ही टिक करें। ठीक है, फिर संजय डुबरी जो टाइगर रिजर्व है वो भी मध्य प्रदेश के अंदर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और पंचमढ़ी जो अभ्यारण्य है वो भी मध्य प्रदेश में आते हैं, तो आप इनको लिख सकते हैं। अगला है, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के दोनों के गुरु कौन थे। तो दोनों के जो राजनीतिक गुरु थे, महात्मा गांधी के आपको पता है कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, और मोहम्मद अली जिन्ना के भी गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले किन व्यक्तियों के राजनीतिक गुरु थे, कि गुरु थे कौन थे, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। अगला है, ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल यानी कि APT, ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल का विकास किसने किया था। तो इसका विकास किया था डगलस टी रॉस ने। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल का विकास किसने किया था, डगलस टी रॉस ने इसका विकास किया था। ठीक है, ये प्रश्न देखिए, सभी प्रश्न जो अभी CHSL का एग्जाम हुआ था अक्टूबर में, उसमें ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। और जो अभी हाल ही में पेपर होंगे आने वाले टाइम पे, उत्तराखंड के अभी जो 22 तारीख को भी है, फिर जनवरी में भी पेपर होने हैं, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पेपर आपके लिए हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और सेंटर के किसी भी एग्जाम के लिए आपको पता है CHSL में लगभग 70 से 80% जो क्वेश्चंस होते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होते हैं, जो कि कभी 10-12 साल में आए होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। तो स्थलीय पूछ रहा है। ठीक है, सभी कौन सी हैं, ये सभी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन स्थलीय पूछ रहा है, जो स्थल में आती है, तो वो है भूस्खलन। ठीक है, बाकी बवंडर आपको पता ही है, हवा वाला है जिसमें तूफान आता है, आंधी तूफान भी हवाई है। ठीक है, लेकिन स्थलीय कौन है, वो है भूस्खलन। अगला है, भारत सरकार ने 1948 में ऑपरेशन पोलो कोड नेम के तहत
किसे अपने अधिकार में लिया था। देखिए जब आपको पता होगा भारत आज़ाद हुआ था तो उसमें कुछ रियासतें ऐसी थी जिन्होंने ना पाकिस्तान को स्वीकार किया ना भारत को स्वीकार किया। उन्हीं में से 3 रियासतें थी। कौन कौन सी? एक थी जूनागढ़ रियासत, एक हैदराबाद रियासत और एक था जम्मू कश्मीर रियासत। तो जूनागढ़ रियासत को तो जनमत संग्रह वहाँ पर भारत सरकार ने कराया था और उनका वहाँ से वोटिंग आई थी कि हमको भारत में शामिल होना है। तो जूनागढ़ को कैसे भारत में मिलाया गया था? जनमत संग्रह वहाँ पर हुआ था, ठीक है। अब बात आती है हैदराबाद को, तो इसका आंसर हैदराबाद है। पहले आंसर देख लेते हैं। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था और किसके तरीके से? पुलिस बल का यहाँ पर प्रयोग किया गया था, ठीक है। पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया गया और जो ऑपरेशन चलाया गया उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। तो आपको पूछा जाएगा ऑपरेशन पोलो कब चलाया गया? 1948 में। किससे संबंधित है? हैदराबाद के भारत में विलय से ये संबंधित है। और तीसरी क्या है? जम्मू कश्मीर बची। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में मिलाया गया था, ठीक है। अगला है 1 पेटाबाइट बराबर कितना होता है? तो देखिए ये पेपर में, ये एग्जाम में ये वाले जो प्रश्न हैं पेटाबाइट, जेटाबाइट, गीगाबाइट बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको यहाँ पर क्लियर करते हुए चलते हैं। देखिए 1 पेटाबाइट में जो कितना होता है, ये किसके बराबर होता है पहले उसको देख लेते हैं। तो ये 1024 टेराबाइट के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है इनकी? सबसे छोटी यूनिट होती है बिट, ठीक है। और इन्हीं बिटों को जब ऐसे ही एक एक बिट करके हम 8 बिट जोड़ लेते हैं तो उन 8 बिटों को बोला जाता है बाइट, ठीक है। तो 1024 बाइट को मिलाकर क्या बनता है? आपको पता है 1 केबी बनता है। फिर केबी से बड़ा होता है एमबी, ठीक है। एमबी से बड़ा क्या होता है? एमबी से बड़ा होता है जीबी। जीबी से बड़ा क्या होता है? जीबी से बड़ा होता है टीबी। आपको क्रम याद रखना है, वही पूछा जाता है, ठीक है। टीबी के बाद क्या आता है? टीबी के बाद आता है पीबी यानी कि पेटाबाइट। तो यही तो हमको पूछा जा रहा था। पेटाबाइट के बाद क्या आता है? पेटाबाइट के बाद आता है एक्साबाइट, ठीक है। एक्साबाइट के बाद आता है ZB यानी कि जेटाबाइट और जेटाबाइट के बाद आता है YB यानी कि योटाबाइट। तो यह आपको क्रम याद रखना है, यहाँ से शुरू है फिर यहाँ से और फिर यहाँ से, ठीक है। आपके बाद फिर आपका ये कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला है भारत के प्रथम पिछड़ा आयोग का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत का जो पहला पिछड़ा आयोग का गठन किया गया था ये 1953 में किया गया था और इसके अध्यक्ष थे काका कालेलकर, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है निम्न में से कौन सा अंग आहार नली का भाग नहीं है? तो आहार नली का इनमें से कौन सा हिस्सा नहीं है? वो है यकृत, ठीक है। पाचन तंत्र के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई है जिसमें से मैंने सभी कुछ कवर किया उसमें, ठीक है। खाना मुंह में रखने से लेकर बाहर जाने तक सभी कुछ हमने उस वीडियो के अंदर देखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। या फिर लिंक उसके मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप लिंक से भी उसको देख सकते हैं या ऊपर आई बटन में क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। पाचन तंत्र से संबंधित सभी उसके अंदर मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस पर्यटन स्थल पर सर्दियों में आने वाले पर्यटक इग्लू में रहने का अनुभव ले सकते हैं? तो इग्लू बनाकर रहना पड़ता है कौन से हिल स्टेशन पे? ये पूछा जा रहा है मेनली क्वेश्चन में। तो वो है मनाली में, ठीक है। और मनाली कहाँ आता है? तो ये हिमाचल प्रदेश में आता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है जेफ बेजोस निम्नलिखित में से किसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं यानी कि CEO हैं? तो जेफ बेजोस किसके हैं? जेफ बेजोस का संबंध है अमेजॉन से, ठीक है। अगला है मुगल सम्राट हुमायूं का पुस्तकालय कहाँ स्थित है? देखिए हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में स्थित है। हुमायूं टॉम्ब कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। और हुमायूं का जो पुस्तकालय है यानी कि दीनपनाह भवन में इसने पुस्तकालय बनाया था ना, तो उसकी लोकेशन भी दिल्ली में ही है, ठीक है, नई दिल्ली। भारत सरकार द्वारा अंटार्कटिका में निर्मित पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या था? देखिए भारत सरकार ने अपने अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं अंटार्कटिका के अंदर। सबसे पहला स्थापित किया था 1983 में, जिसका नाम था कौन सा? दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। दूसरा भारत ने 1989 में स्थापित किया जिसका नाम क्या था? मैत्री। और फाइनली भारत ने तीसरा अपना जो स्थापित किया वो 2012 में किया और जिसका नाम था भारती। तो पहला कौन है पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? वो है दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। अगला है किस देश को विश्व का कॉफ़ी बाउल कहा जाता है? तो विश्व का कॉफ़ी बाउल कहा जाता है ब्राज़ील को, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक जो कॉफ़ी का उत्पादन होता है वो ब्राज़ील के अंदर ही होता है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है? तो इनमें से इनपुट डिवाइस बताना है। देखिए इनपुट आउटपुट डिवाइस से काफ़ी प्रश्न बनते हैं। इनमें से इनपुट डिवाइस है स्कैनर, बाकी जो सभी हैं ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर राज्य की राजधानी क्या थी? देखिए जब टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना, इसने अपनी राजधानी को श्रीरंगपट्टनम में बनाया था, ठीक है। अगला है जापान विश्व के किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो देखिए जो जापान आता है ये प्रश्न भी पेपर में पूछा गया था। इसके साथ चीन का नाम दे रखा था कि जापान और चीन किस महाद्वीप में आते हैं? तो ये आते हैं एशियाई महाद्वीप में, ठीक है।
लघु ज्वार भाटा कब आता है? देखिए लघु ज्वार भाटा क्या होता है? सबसे पहले ज्वार भाटा होता क्या है? देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं टाइड। जब समुद्र की लहरें ऊपर उठती हैं और फिर नीचे गिरती हैं, उन्हीं को बोला जाता है टाइड, ठीक है। यानी कि जो समुद्र का पानी होता है ऊपर गिर के फिर पीछे आता है, उसको हम टाइड बोलते हैं, ठीक है। तो वही होता है ज्वार भाटा। और आपको ये पता होगा कि ज्वार भाटा प्रतिदिन जो है 2 बार आता है, ठीक है। यानी कि हर लगभग 12 घंटा कुछ 20-26 मिनट के करीब है। तो 12 घंटा 26 मिनट के बाद क्या आता है? ज्वार आता है। और ज्वार आने के 6 घंटे बाद, 6 घंटा 13 मिनट के बाद भाटा आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रतिदिन 2 बार आता है। लेकिन इंग्लैंड में एक जगह है साउथहैम्पटन में प्रतिदिन जो ज्वार भाटा आता है ये 4 बार आता है। यहाँ पर पूछ रहा है लघु ज्वार भाटा किसके कारण आता है या कब आता है? तो ये तब कब आता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर होते हैं, तब जो ज्वार भाटा आता है वो लघु होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको ध्यान में रखना है। और जब क्या होता है, पूर्णिमा के दिन क्या होता है कि सूर्य और एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, यानी कि जब पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाए तब क्या आता है? तब उच्च ज्वार भाटा आता है, ठीक है। यानी कि जब 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो लघु, और जब सीधी रेखा में आ जाएंगे तो उच्च, ठीक है। अगला है दूध सागर झरना कहाँ स्थित है? दूध सागर झरना की जो लोकेशन है ये कहाँ स्थित है, ये आपको पूछ रहा है। इसकी लोकेशन है गोवा के अंदर। रोवर्स कप का आरंभ हुआ था। देखिए रोवर्स कप ये बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है कि रोवर्स कप किससे संबंधित है। तो रोवर्स कप का संबंध है फुटबॉल से, ठीक है। ये फुटबॉल का एक कप है और ये इसकी शुरुआत हुई थी 1891 में। और ये कहाँ होता है? ये भारत में खेला जाता है। और भारत में खेले जाने वाले जो टूर्नामेंट है उनमें मतलब पुराने टूर्नामेंटों में से ये एक है, या आप इसको याद रख सकते हैं। तो रोवर्स कप भारत में होता है, फुटबॉल से संबंधित है, 1891 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला है 2019 के आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में उपविजेता निम्नलिखित में से कौन सा देश था? देखिए ये प्रश्न भी सीएचएस में पूछा गया और जिस कैंडिडेट ने इसको हल किया था उसने इसका आंसर भारत दिया था, ठीक है। तो देख सकते हैं इजी क्वेश्चन कैसे वहां पर गलत हो जाते हैं। तो 2019 क्रिकेट विश्व कप में जो उपविजेता था वो था इंग्लैंड, और फाइनल में न्यूजीलैंड था, फाइनल में इंग्लैंड जीता था, ठीक है। तो उपविजेता कौन था? न्यूजीलैंड था, और विजेता कौन था? इंग्लैंड था, ठीक है। अगला है राजस्थान में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो राजस्थान में लोकसभा की सीटें हैं 25, और आपको पता होगा 2014 में भी यहाँ 25 की 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी, और 2019 में भी सभी सीटें बीजेपी ने जीती थी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती हैं? तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं ये मोनेरा जो संघ है उसके अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। शोर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो शोर मंदिर कहाँ है? इसकी लोकेशन है तमिलनाडु में, ठीक है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए तिब्बत के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी का अलग अलग नाम है अलग अलग जगह में, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत के अंदर सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लेकिन जब ये अरुणाचल प्रदेश में, भारत में ये कहाँ से प्रवेश करती है? भारत में ये अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नदी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल में क्या बोला जाता है? दिहांग। फिर जब ये असम में आती है तो असम में इस नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर आगे जाके ये बांग्लादेश के अंदर प्रवेश कर जाती है, बांग्लादेश के अंदर इसको जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर जब ये गंगा नदी के साथ मिल जाती है तो गंगा नदी में मिलने के बाद इन दोनों नदियों को मिलाकर यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा बनती है उसको मेघना के नाम से जाना जाता है। तो ये इतने सारे नाम आपको याद रखने हैं ब्रह्मपुत्र के। असम में क्या कहा जाता है, अरुणाचल में क्या कहा जाता है, बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, गंगा के साथ मिलने के बाद क्या कहा जाता है, ये सभी प्रश्न यहाँ पर बनते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है ये कहाँ स्थित है? इसकी लोकेशन है तमिलनाडु में, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है कंप्यूटर में हेल्प खोलने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? देखिए ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि प्रीव्यू देखने के लिए कौन सा की यूज़ होता है, किस चीज़ के लिए कौन सी की यूज़ होती है, ठीक है। शिफ्ट प्लस ऑल्ट, ऐसे भी कई सारे प्रश्न बनते हैं। तो शॉर्ट की के ऊपर कंप्यूटर की मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर आऊँगा ताकि आपके सारे प्रश्न यहाँ पर कवर हो जाएँ। यहाँ पर पूछ रहे हैं हेल्प खोलने के लिए तो F1 जो फंक्शन की है उसका प्रयोग किया जाता है। अगला है सॉल्सेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सॉल्सेट द्वीप जो है इसकी लोकेशन है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो महाराष्ट्र में आता है, यानी कि जो महाराष्ट्र का जो समुद्री इलाका है वहाँ पर आता है एक द्वीप जिसका नाम है सॉल्सेट द्वीप। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सामान्य अध्ययन एमसीक्यू सीरीज़ का हमारा 22वां पार्ट था, और इसके अंदर भी हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा
ठीक है। तो आप देख सकते हैं 30 प्रश्न 22 पार्ट यानी कि लगभग 660 क्वेश्चंस को हम कर चुके हैं। एमसीक्यूज की फॉर्म में सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सबके साथ मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए हैं। तो आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर इसको ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपने सारे जो आपके ग्रुप्स हैं उनमें इसको शेयर करें और अपना स्कोर कमेंट ज़रूर करें फ्रेंड्स। ठीक है, आपके 30 में से कितने मार्क्स आते हैं उनको कमेंट ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।